प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने राष्ट्रपति के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव का दिया जवाब। कहा, राष्ट्रपति ने अपने विजनरी भाषण में संकल्प से सिद्धि तक का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा। 14 फरवरी को गृह मंत्री अमित शाह के करनाल दौरे से पहले मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अनाज मंडी का दौरा कर प्रबंधों का लिया जायजा। 2 सरकारी कार्यक्रमों में भाग लेंगे केंद्रीय गृह मंत्री। पलवल में एक्सप्रेस वे इंटरचेंज की मांग को लेकर 38 दिन से चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आश्वासन के बाद समाप्त। और भारतीय रिजर्व बैंक ने रेपो रेट में 0.25% की वृद्धि की। रेपो रेट 6.25% से बढ़कर 6.50% हुआ। नमस्कार, मैं भानुप्रिया। अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण पर लोकसभा में धन्यवाद प्रस्ताव पर जवाब दिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि राष्ट्रपति ने अपने विजनरी भाषण में करोड़ों देशवासियों का मार्गदर्शन किया। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक है और करोड़ों बहन बेटियों के लिए प्रेरणादायी भी है। राष्ट्रपति जी ने हम सबको और करोड़ों देशवासियों को मार्गदर्शन किया है। गणतंत्र के मुखिया के रूप में उनकी उपस्थिति ऐतिहासिक भी है और देश की कोटि-कोटि बहन बेटियों के लिए बहुत बड़ा प्रेरणा का अवसर भी। प्रधानमंत्री ने कहा कि आज आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका आत्मविश्वास बढ़ा है। उसके लिए ये सदन और पूरा देश उनका आभारी है। राष्ट्रपति ने अपने विजनरी अभिभाषण में संकल्प से सिद्धि तक का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा है। आजादी के इतने सालों के बाद आदिवासी समाज में जो गौरव की अनुभूति हो रही है, उनका जो आत्मविश्वास बढ़ा है, और इसके लिए ये सदन भी और देश भी उनका आभारी हूं। राष्ट्रपति जी के भाषण में संकल्प से सिद्धि तक की यात्रा का बहुत बढ़िया तरीके से एक खाका खींचा गया। इससे पहले चर्चा में भाग लेते हुए भाजपा नेता रविशंकर प्रसाद ने कांग्रेस नेता राहुल गांधी पर कल अपने भाषण में सदन को भ्रमित करने का आरोप लगाया। उन्होंने कहा कि भारत विश्व में अब 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गया है और इसने वर्तमान सरकार के अंतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में शानदार प्रगति की है। 14 फरवरी को केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के दौरे को लेकर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने करनाल अनाज मंडी का दौरा कर प्रबंधों का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने अधिकारियों को आवश्यक दिशा निर्देश भी दिए। मुख्यमंत्री ने अनाज मंडी के बाद एग्रो मॉल का ग्राउंड फ्लोर से लेकर अंतिम मंजिल तक निरीक्षण किया और वहां की स्थिति का जायजा लिया। इस दौरान उन्होंने कहा कि गृह मंत्री हरियाणा पुलिस को उसका कलर भेंट करने और एक सहकारिता विभाग के कार्यक्रम में शिरकत करने आ रहे हैं। बता दें कि एग्रो मॉल अब हैफर्ड को सौंप दिया है। आगामी 14 फरवरी को करनाल आगमन के दौरान गृह मंत्री अमित शाह इस मॉल का शुभारंभ कर सकते हैं। इस दौरान डीजीपी पीके अग्रवाल, डीआईजी, सीआईडी आलोक मित्तल भी उनके साथ रहे तथा सुरक्षा के मद्देनजर स्थानीय प्रशासन के साथ रणनीति बनाई। तो कलर मिला है, वो कलर भेंट करने के लिए गृह मंत्री जी स्वयं आएंगे। इसी प्रकार का वो चूंकि सहकारिता मंत्री हैं, तो सहकारिता का भी एक कार्यक्रम वहां रखा गया है। 2 इस प्रकार के सारे सरकारी कार्यक्रम होंगे।
दिल्ली मुंबई एक्सप्रेसवे डीएनडी एक्सप्रेसवे इंटरचेंज की मांग को लेकर 38 दिन से चल रहा किसानों का अनिश्चितकालीन धरना केंद्रीय राज्य मंत्री कृष्णपाल गुर्जर के आश्वासन के बाद समाप्त हो गया। केंद्रीय राज्य मंत्री किसानों के धरनास्थल पर पहुंचे और मौखिक रूप से आश्वासन दिया कि उनकी मांग को केंद्र सरकार ने मान लिया है। इसके बाद धरना समाप्त कर दिया गया। इस दौरान उन्होंने कहा कि किसानों की जो मांग थी उसको सरकार ने पूरा करने का काम किया है। जल्द ही इंटरचेंज का काम शुरू हो जाएगा। 38 दिन तक चले इस धरने में एक किसान की मौत हो चुकी है। यहां इंटरचेंज बन जाने से करीब 80 गांवों को इसका बेहद फायदा होगा। इस इलाके के विकास के लिए, इन 80 गांवों की उन्नति और प्रगति के लिए इस हाईवे पर इनका उतार चढ़ाव होना बहुत जरूरी था। इसलिए इस कनेक्टिविटी का लाभ इस इलाके के 80 गांवों को मिले, इसको लेकर इस इलाके के लोग पिछले 35-40 दिन से धरने पे बैठे हुए। तो उनकी मांग जायज थी और इस मांग को हमारे हरियाणा के यशस्वी मुख्यमंत्री आदरणीय मनोहर लाल जी ने और केंद्रीय मंत्री नितिन गडकरी जी ने और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला जी ने समझा। आज वो धरना हमने समाप्त कराया है और इस इलाके की मांग को हमारी सरकार ने स्वीकृति मौखिक तौर पर दे दी है। उससे सैद्धांतिक तौर पर बहुत जल्दी उस पर कार्रवाई शुरू हो जाएगी। भारतीय रिजर्व बैंक ने लगातार 6वीं बार ब्याज दरें बढ़ाई हैं। रेपो दर 6.25% से बढ़ाकर 6.50% कर दी गई है। मई 2022 से रिजर्व बैंक ने रेपो दर को 2.5% बढ़ाया था। रिजर्व बैंक के गवर्नर शशिकांत दास की अध्यक्षता में मौद्रिक नीति समिति ने रेपो दर को 4-2 के बहुमत से बढ़ा दिया। अंतिम द्विमासिक मौद्रिक नीति की समीक्षा करते हुए आरबीआई गवर्नर शक्तिकांत दास ने कहा कि स्थायी जमा सुविधा दर संशोधित करके 6.25% कर दी गई है और मार्जिनल स्थायी सुविधा दर और बैंक दर संशोधित करके 6.75% कर दी गई है। उन्होंने बताया कि रिजर्व बैंक विकास की सहायता के लिए मुद्रास्फीति को लक्ष्य के भीतर बनाए रखना सुनिश्चित कर रहा है। उन्होंने कहा कि 2022-23 के लिए अनुमानित मुद्रास्फीति 6.5% होगी। चौथी त्रैमासिक के लिए ये 5.7% रहेगी। 2023-24 के लिए अनुमानित उपभोक्ता मूल्य सूचकांक 5.3% होगा। रिजर्व बैंक के गवर्नर ने कहा कि 2023 के बजट में पूंजीगत व्यय और बुनियादी ढांचे पर अधिक बल दिया जाएगा। यह आगामी वर्ष में आर्थिक गतिविधि को मदद देगा। उन्होंने कहा कि भारतीय अर्थव्यवस्था उतार चढ़ाव के वैश्विक घटनाक्रम के बीच लचीली बनी हुई है। अनुमानित वास्तविक सकल घरेलू उत्पाद दर 2022-23 के लिए 7% होगी। ये राष्ट्रीय सांख्यिकी संगठन के पहले अग्रिम अनुमान के अनुरूप है। Continue to maintain strong vigil on the evolving inflation outlook so as to ensure that it remains within the tolerance band and progressively aligns with the target. Inflation is expected to average 5.6% in the fourth quarter of 23-24, while the policy repo rate is after today's revision now stands at 6.5%. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल करके बनाई गई नीले रंग की जैकेट पहनकर संसद पहुंचे। इसे प्रधानमंत्री ने सोमवार को इंडियन ऑयल की अनबॉटल्ड इनिशिएटिव पहल के तहत चल रहे इंडिया एनर्जी वीक 2023 में लॉन्च किया था। इसे सिंगल यूज प्लास्टिक की 28 बोतलों को रिसाइकल कर बनाया गया है। इस कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल कर कपड़े बनाने की पहल मिशन लाइफ को मजबूती देगी। प्रधानमंत्री ने कहा कि 3R यानी रिड्यूस, रीयूज और रिसाइकल का मंत्र हमारे मूल्यों में रचा बसा है। प्लास्टिक की बोतलों को रिसाइकल कर बनाई गई ये जैकेट पर्यावरण संरक्षण को लेकर एक बड़ा संदेश भी देती है। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गृह मंत्री अनिल विज के साथ पंचकुला स्थित ERSS भवन में वरिष्ठ पुलिस अधिकारियों के साथ बैठक कर प्रदेश में अपराध और कानून व्यवस्था की स्थिति की समीक्षा की। मुख्यमंत्री ने पुलिस अधिकारियों को संगठित अपराध के खिलाफ सख्त कार्रवाई करने के निर्देश देते हुए कहा कि हरियाणा में लोगों के लिए सुरक्षित माहौल बनाना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। आपराधिक गतिविधियों और टारगेट किलिंग में शामिल आपराधिक तत्वों के बारे में खुफिया जानकारी एकत्रित करने के लिए ग्रामीणों को जोड़ा जाए।
इससे पुलिस की विश्वसनीयता बढ़ेगी और आम जनता के सहयोग से ऐसी घटनाओं को नियंत्रित करने में मदद भी मिल सकेगी। मुख्यमंत्री ने यह भी निर्देश दिया कि हरियाणा राज्य नारकोटिक्स कंट्रोल ब्यूरो और स्पेशल टास्क फोर्स नशीले पदार्थों की तस्करी, अपराध और आपराधिक तत्वों को पूरी तरह से खत्म करने के लिए जिला पुलिस इकाइयों के साथ मिलकर काम करे। उन्होंने कहा कि साइबर अपराध न केवल व्यक्तियों के लिए बल्कि सार्वजनिक क्षेत्र के लिए भी खतरा है। नए साइबर थानों की स्थापना के साथ पुलिस को इनसे निपटने के लिए तकनीकी रूप से मजबूत किया जा रहा है। उन्होंने सभी अधिकारियों को महिलाओं की सुरक्षा पर विशेष ध्यान रखने और इस संबंध में आरोपियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई करने के भी निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि पुलिस की ERSS 112 सेवा बेहतर कार्य करते हुए संकटकालीन कॉल का तुरंत व अविलंब रिस्पांस दे रही है। सफल तरीके से पूरे प्रदेश में जो सेवा दी गई है इसका बड़ी सराहना भी हो रही है और न केवल अपने प्रदेश में बल्कि जो पिछले दिनों में नीति आयोग से भी यहाँ जो सदस्य आए थे उन्होंने भी जब सारा इसका रिव्यू किया है तो उन्होंने कहा कि इस प्रकार के सेंटर्स तो दूसरे प्रदेशों में भी खुलने चाहिए। तो एक अच्छा प्रकल्प है 112 का। आज हमने भी सारी उसकी वर्किंग है दोबारा से देखी है। बहुत अच्छा काम हमारी पुलिस का पूरे प्रदेश में चल रहा है। चाहे वो जितने भी गैंगस्टर्स हैं, जितने भी इस प्रकार के ड्रग स्मगलर्स हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की है, जितने भी गो तस्कर हैं उनके खिलाफ भी कार्रवाई की गई है और जितने भी पुलिस के द्वारा किए जाने वाले एक्शन प्लान है वो सारा बहुत अच्छी प्रकार से चल रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री मनसुख मांडविया और आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कल दिल्ली के सफदरजंग अस्पताल में एकीकृत औषधि केंद्र का उद्घाटन किया। यहां आयुर्वेद चिकित्सा पद्धति से इलाज किया जाएगा। यहां पंचकर्म के साथ डे केयर की भी सुविधा होगी। इस विभाग के खुलने से एकीकृत हेल्थ केयर और वेलनेस को बढ़ावा मिलेगा। इस अवसर पर मनसुख मांडविया ने कहा कि सरकार देश भर के सरकारी अस्पतालों में एकीकृत औषधि केंद्र खोलेगी। इन केंद्रों में आयुर्वेद और आधुनिक चिकित्सा दोनों के जरिए मरीजों का इलाज किया जाएगा। उन्होंने कहा कि कोई भी देश तब समृद्ध होगा जब उसके लोग स्वस्थ होंगे। आयुष मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने कहा कि मरीजों को इन केंद्रों में बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराने के लिए स्वास्थ्य और आयुष मंत्रालय ने मिलकर काम करने का फैसला किया है। इंटीग्रेटिव लाइक सिस्टम ऑफ मेडिसिन की जो विभाग, इस विभाग में भविष्य में पेशेंट के विशेष रूप से ख्याल रखा जाएगा और योगा, आयुर्वेदा और एलोपैथी तीनों को साथ मिलाकर इस व्यवस्था को आगे बढ़ाने के लिए हम लोगों ने ये मन बनाए हैं और उसी हिसाब से सारी व्यवस्था को आगे बढ़ाया जाएगा। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने मंगलवार को जिला के गांव चौटाला में 133 करोड़ रुपए से अधिक की लागत की 15 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि चौटाला में बनने वाले सीवरेज सिस्टम व ट्रीटमेंट प्लांट उनका ड्रीम प्रोजेक्ट है। गांव की भी यह लंबे समय से मांग थी। इस प्रोजेक्ट के पूरा होने से गांव में महाग्राम की तर्ज पर पानी सप्लाई व सीवरेज व्यवस्था विकसित होगी। उन्होंने कहा कि गांव के 2 वाटर वर्कर्स व 3 कैचमेंट एरिया को कनेक्ट कर STP के माध्यम से पानी को ट्रीट करने के साथ साथ पेयजल व कृषि को पानी उपलब्ध होगा। इस प्रोजेक्ट पर 72 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने कहा कि स्टेडियम के इंडोर स्टेडियम बनने में 7.5 करोड़ रुपए की लागत आएगी। उन्होंने 67 लाख रुपए की लागत से गांव चौटाला के तालाब के जीर्णोद्धार व 39,21,000 रुपए की लागत से गांव चौटाला के निवासी संदीप के मकान से गांव तेजा खेड़ा तक पाइपलाइन बिछाने के काम का लोकार्पण किया। 72 करोड़ रुपए के अंदर सारे गांव का महाग्राम योजना की तर्ज पर 2 वाटर वर्क्स के माध्यम से और 3 कैचमेंट एरियाज के कनेक्शन के साथ STP के माध्यम से पूरा पानी ट्रीटमेंट से लेकर फ्रेश वाटर डिलीवरी तक का प्रोसेस किया जाएगा। 2 हमारे पुराने यहाँ तालाब थे, एक स्टेडियम के पीछे का, एक ढाब का। उनको एक का फाउंडेशन स्टोन है और एक का कंप्लीशन है। अब इस पूरे स्टेडियम को इंडोर स्टेडियम बनाया जाएगा और रेवेन्यू के लिए जो साथ में शॉप्स हैं उनको मल्टी फ्लोर कर एरिया बढ़ाया जाएगा, जिससे ये जो हमारी मार्केट है ये भी विकसित हो और उससे जो पैसा आए उससे इस स्टेडियम के रखरखाव भी, प्लेयर्स के लिए कोचेस भी, इस तरह की व्यवस्था आने वाले समय में व्यवस्थित ढंग से बने। इसकी लागत लगभग 7.5 करोड़ के अंदर आएगी। समाचारों में आज इतना ही। नमस्कार।